नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या शानदार रिकवरी, और अब तो विदेशी मेहमान भी वापस आ गए हैं। कल 3,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी जो है एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखाई दी, लेकिन अब से कुछ मिनट पहले कुछ घटा। एकदम से तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से अब रिकवरी आई है। आज 24,573 का हाई लगाने के बाद हमने देखा कि एकदम से एक शार्प रिकवरी, शार्प डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला और लाल निशान में बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया। 24,366 का लो बनता हुआ दिखा। हालांकि उसके बाद अब हरे निशान में दोबारा निफ्टी लौटता हुआ 29 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के पक्ष में 1564 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। 1031 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो 2 दिन की शानदार रैली है, इसके बाद अगली रुकावट कहाँ आती हुई दिखाई देगी? क्या ये फिर से एक बार बुल रन की वापसी है, या फिर कोई छलावा साबित हो सकता है? और क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या फिर अब जो है खरीदारी करने का वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर हम तलाशेंगे। और ख़ासतौर से जो आप लोगों के सवाल रहते हैं, पीएसयू शेयरों में जो रिकवरी आ रही है काफ़ी तेज़ी के साथ, चाहे डिफेंस हो, बैंक हो, या फिर बाकी जो शेयर हैं, उसमें क्या अब निकलने का मौका मिल रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लॉसेज अब कम होते हुए आपके पोर्टफोलियो के दिखाई दे रहे होंगे। क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत होगी, आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। बजिंग स्टॉक्स में बातचीत करेंगे। बहुत सारे आज ऐसी खबरें हैं जिनके चलते काफ़ी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर डिटेल में बातचीत होगी। डिफेंस शेयरों पे खासतौर से फोकस रहेगा। और आज आईपीओ का सेगमेंट हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान अंशुल जैन जी को, जो है पहले पर्दे पर लाया जाए। और क्या शानदार अंशुल जी लग रहे हैं। अंशुल जी, क्या शानदार दिन है। लेकिन ये पिछले कुछ मिनटों पहले जो कुछ घटा, क्या वजह रही सर? मैं चूँकि थोड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो डिटेल देखने का मौका मिला नहीं। आपको क्या जानकारी है? एकदम से ये जो तेज़ गिरावट आई, फिर एकदम से शार्प रिकवरी, क्या कुछ घटा सर जरा? और अभी बाजार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, न्यूज फ्लो तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन प्राइस चार्ट पे हम पिछले 2 हफ्ते से बात करते आ रहे थे कि 53,800 पहला रेजिस्टेंस है, और सॉरी 52,800 पहला रेजिस्टेंस है और 53,200 दूसरा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल 53,200 के पास से रिएक्शन आया है, तो मेरे ख्याल से एक नी जग रिएक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि 53,195 का हाई बना था। डेली चार्ट पे एरिया ऑफ रिएक्शन 53,200 था। तो कुछ समय हम शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, बट मेरे को बहुत ज्यादा अभी भी वीकनेस नहीं लग रही है। थर्ड अपडे जरूर है बैंक निफ्टी पे, और फोर्थ अपडे है निफ्टी पे। तो कुछ कंसोलिडेशन, कुछ पुल बैक हो सकती है, बट मार्केट अभी भी ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। एफआईआई की पोजीशन अभी भी ओवरसोल्ड रीजन पे अभी न्यूट्रल नहीं आई है। तो जब तक वो जीरो का फिगर नहीं आ जाता, तब तक मैं मार्केट में बुलिश हूँ। और जीरो का फिगर आने के बाद अगर फ्रेश बाइंग दिखती है, तो फिर हम ऑल टाइम हाई की बात करने लगेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल मार्केट बुलिश है, रेजिस्टेंस पे आया है, इसलिए रिएक्शन है। इसलिए रिएक्शन देखने को मिला, तो बहुत ज़्यादा अभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगली रुकावट कहाँ देख रहे हैं सर आप? निफ्टी को अगर हम खास तौर से ध्यान दे दो, क्योंकि सबके मन में ये आशंका है, क्योंकि हम एक गिरावट देख चुके हैं। तो अगला जो है बड़ा रेजिस्टेंस, वो कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, 24,537 टू बी प्रिसाइज, और राउंड फिगर 24,550, ये लेवल की हम बहुत समय से बात कर रहे थे। आज के सेशन में 573 का हाई बना के टेस्ट किया है। तो जब आप साइकिल से दौड़ दौड़ के बनारस से दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब थोड़ा सा आप आराम करेंगे, उसके बाद फिर वहां पे कुछ काम करेंगे। तो अब मेरे को लगता है यहाँ पे 2-4 दिन का कंसोलिडेशन अगर होता है, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में 24,800 जाने के लिए। तो वही चीज है कि आप बनारस से दिल्ली फ्लाइट की जगह साइकिल से पहुंचे, तो 2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद फिर नई तेजी आएगी। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल जो है बड़ी संख्या में भर भर के आपके लिए आ गए हैं, और एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को शामिल करने की। मोहम्मद नज़ीर अली साहब के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे, और कह रहे हैं कि सर आप सबको मेरा प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम नज़ीर साहब। कह रहे हैं गेल इंडिया इन्होंने ले रखे हैं 215 के भाव पर, एवरेज रेट है, 4 साल होल्ड करना चाह रहे हैं। गेल पे काफ़ी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, और गेल जो है अंशुल जी को भी पसंद आ रहा है। 4 साल का नज़रिया है सर, पहले भी बात हुई है आपसे।
आज 3% ऊपर 205 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद का भाव 215 का है, 10 रुपये नीचे है। 4 साल का नज़रिया, आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर नजरिया 4 साल का है तो स्टॉक को रख के छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे करके 208 210 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 246 जाएगा। 246 के ऊपर वीकली मंथली पे बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा तो स्टॉक में 400 रुपए तक की रैली बनेगी। तो धीरे धीरे करके स्टॉक 400 रुपए की तरफ बढ़ेगा। मिडवे आपको काफी करेक्शंस झेलने पड़ेंगे, बट अगर 4 साल आप इसको पकड़ के रखते हैं तो 400 रुपए के प्लस के लेवल मिलेंगे, तो होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है सर, अभी निश्चिंत रहिए। चलिए, इस बीच जो है स्टार हरियाणा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के 138 शेयर हैं 108 के भाव पर, और जियो फाइनेंस पर भी इनका प्रश्न है। कह रहे हैं एनटीपीसी में क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड कर लेना चाहिए। अशोक यादव जी हैं, ये रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहे हैं। ये तो रेवाड़ी हरियाणा से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। अभी जो है एनटीपीसी ग्रीन हाल की लिस्टिंग और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है इसमें वो देखने को मिल रहा है 145, 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? 108 के भाव पर है और मजबूती ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करके चलें? क्योंकि रिन्यूएबल शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। देखिए, आइडियली इसमें अब स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 142 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर ये करेक्शन क्रीप इन होना स्टार्ट हो जाएगा और समवेयर अराउंड 123 तक नीचे आ जाएंगे। लेकिन आपकी जगह मैं होता, मैं इमीडिएटली मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि 2 सर्किट के बाद 10% ऊपर खुला था तो प्रॉफिट बुक करना बनता था। नहीं भी किया है, 142 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए और एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। 142 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो, और उसके बाद जो है आप बने रहिए। सुबह निकल लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए, खैर अभी बने हुए हैं तो बने रहिए 142 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं, वो कौन सी निकल करके आ रही है। सर इनका सवाल दो थे, जियो फाइनेंस पे भी और भी लोगों के सवाल है। 321 पे जियो फाइनेंस इन्होंने ले रखा है। अभी अगर हम जियो फाइनेंस पे एक नज़र डालें तो वो देखने को मिल रहा है 344 का भाव। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि 3-4 सवाल एक साथ लिए हों और तीनों चारों में लोगों को नुकसान नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। 321 पे लिए 20-21 रुपये इनके बन रहे हैं, 1% ऊपर आज जियो फाइनेंशियल का शेयर देखने को मिल रहा है। नज़रिया इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, जियो फाइनेंशियल अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 364 365 तक आएगा स्टॉक, वहां पे बुक कर लीजिएगा। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर इस ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। ओवरऑल साल 1.5 साल में ये स्टॉक कहीं भी 500 550 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो हम जनरली इन स्टॉक्स में टारगेट प्रिडिक्ट करने की जगह अर्निंग्स वॉच करते रहिए। अर्निंग्स जब तक ठीक ठाक चल रही हैं तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। तो अगले 4 6 8 क्वार्टर में तो अर्निंग्स ठीक ठाक आती हुई दिख रही है। अब दिसंबर और मार्च की दोनों की एक्सपेक्टेशन में सेल्स लगभग 65% राइजिंग दिखा रहे हैं और ईपीएस ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में 100% से ऊपर ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो अगर ये दो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हैं, मार्च और दिसंबर वाली रिजल्ट की जैसी आ रही है, एक्सपेक्टेशन वैसी फुलफिल होती है, तो स्टॉक में 500 रुपए तक की अपसाइड मिल जाएगी। तो रिजल्ट क्लोज वॉच कीजिए, 3 महीने में एक बार आते हैं। अगर वहां कुछ स्लोनेस दिखती है, डीग्रोथ दिखती है, तो एग्जिट कीजिएगा, नहीं तो स्टॉक को आराम से होल्ड करते रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ठीक है सर, तो अभी होल्ड करके रखिए, जो लेवल आपको बताया गया है उनका ध्यान रखिए। रतन राजन राठौर जी कह रहे हैं विपुल सर को नमस्कार, मैं मनी 9 का फ़ैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका। पीएनबी और टाटा मोटर्स, ये दो सवाल हैं इनके जिसमें कि ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी तक एंट्री ली नहीं है। कह रहे हैं क्या ये सही समय है? पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है, आरबीआई की बैठक है। रेट कट को लेकर के चर्चाएं काफ़ी हद तक इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो जीडीपी के नंबर्स आए वो थोड़े से निराशाजनक हैं। तो रेट कट अगर ना भी हो, बहुत लोग सीआरआर कट की बात करने लगे हैं, तो अगर नहीं होगा तो भी कुछ इसको लेकर के इंडिकेशन आ सकते हैं। सर पीएसयू को लेकर के, पीएसयू बैंक्स को लेकर के क्या कुछ पॉजिटिव व्यू है आपका? अगर अभी नहीं हुआ तो फरवरी में तो एक रेट कट की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। देखिए, रेट कट आना ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सर्टनली तय है फ्राइडे को, जिस हिसाब से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिएक्ट कर रहे हैं और एनबीएफसी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पीएनबी ऊपर से 34-35% पिटा हुआ है, तो अगर उसका 50% भी रिट्रेस करता है तो 117 रुपए तक 50% रिट्रेसमेंट आता है। 117 रुपए तक पीएनबी जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया में भी यहाँ से 10 रुपए की तेजी दिख रही है।
कैनरा बैंक स्ट्रक्चरली रिवर्स कर रहा है, तो अगर स्ट्रक्चर प्ले करना है तो कैनरा बैंक वापस से नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में केवल पुल बैक है, पुल बैक के बाद ये स्टॉक वापस नए लोज बनाएंगे। तो अगर आपको पीएसयू बैंक्स में रहना ही है तो कैन बैंक इकलौता स्टॉक्स लग रहा है जहां पे आपको रहना चाहिए। बाकी फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट 72 हफ्ते का सस्टेन हो ही रहा है, तो उसमें डिप्स पे कहीं भी मिल जाता है, बाई करके चलिए 2050 वो मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक भी वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये डिसाइड करेगी कि डिप मिलेगा या ब्रेकआउट आएगा। बट दोनों केस में डिप भी मिले 1280 के आसपास या ब्रेकआउट मिले 1320 के ऊपर, दोनों केस में टारगेट आपके नए ऑल टाइम हाई या 1400 रुपए के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा तेजी है, पब्लिक सेक्टर में केवल कैन बैंक लग रहा है जिसमें स्ट्रक्चरल तेजी है, बाकी सब पुल बैक तो सभी में आ रही है। पुल बैक आ रही है। फ्रेश एंट्री के लिए जो प्राइवेट बैंक के ऑप्शन निकल आपको दिखाए गए हैं, पीएसयू में ही रहना है तो कैन बैंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन इनका सवाल अगला टाटा मोटर्स को लेकर के भी था, यहाँ पर भी ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। 1.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 4-4.25% करेक्ट हुआ है, 6 महीने में करीब 13% के आसपास का करेक्शन। क्या अभी उम्मीद करें कि जो वर्ष था वो निकल गया, अब आने वाले समय में नंबर्स थोड़े और बेहतर सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बाजार निफ्टी नीचे से 1200 पॉइंट रैली कर लिए और ये स्टॉक 20 रुपए भी रैली करने में बड़ी इसको दिक्कत हो रही है। तो 771 का सपोर्ट शायद होल्ड ना हो, अगली सेलिंग में ये निकाल देगा और नीचे 660 रुपए तक नीचे आता हुआ दिख रहा है। बट 660 इसका रॉक सॉलिड सपोर्ट है, वहां से वैल्यू इन्वेस्टर्स को बाई करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए फिलहाल चार्ट बिगड़ चुका है, ट्रेडर्स के लिए चार्ट बनने में काफी समय लगेगा। बट वैल्यू इन्वेस्टर जिनको बाई ऑन डिप करना चाहिए उनके लिए 660 इज द बेस्ट रेट जहां पे आपको लेके छोड़ देना चाहिए। ठीक, चलिए तो इस बीच अब बात कर लेते हैं साहिल कंवर जी के सवाल की। कह रहे हैं हेलो सर, बिग फैन, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि प्लीज़ स्वान एनर्जी पर एडवाइस दीजिए। ये इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं स्वान एनर्जी के और इनकी खरीद का भाव है 489। स्वान एनर्जी अगर अभी हम देखें तो 489 पे इन्होंने लिए हैं, 689 का भाव। ये क्या हो गया, 9.25% ऊपर स्वान एनर्जी का शेयर शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है। ये तमाम इन शेयरों के अंदर फिर से जो है एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? अभी 2 दिन पहले भी इसमें काफ़ी शानदार मूव था, 5-6% चला था। आज जो है एक अलग से मूव दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी से खरीदारी हुई है 9% ऊपर। 200 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। क्या करें अभी? ये 20,000 रुपये बन रहे हैं इनके 100 शेयर पे। देखिए, होल्ड करना चाहिए यहाँ से। स्वान एनर्जी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि प्रीवियस क्वार्टर वीवैप 680 के आसपास है, स्टॉक आइडियली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम 4x और 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम के साथ आपने 680 के रेजिस्टेंस को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया है। अगर क्लोजिंग 600 क्लोजिंग तक वॉच कीजिए, अगर 680 के ऊपर क्लोजिंग आती है, लास्ट आवर में कोई सेलिंग नहीं आती है, तो फिर ये स्टॉक एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंशन में ये आपको हाई लाइकली 745 तक का टारगेट देगा। तो 680 के ऊपर अगर आज क्लोज करता है तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन 680 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एक बार बुक करके निकल जाइएगा। ठीक, चलिए इस बीच जो है हम आपको बता दें कि इस बीच करीब 1,000 से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ गए। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें, हमारे इस प्रयास को सफल करें। जितना हो सके अपने इस लिंक को कॉपी करके अपने आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, अपने ऑफिस के कलीग्स को, अपने परिवार के लोगों को लिंक आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक त्रिपाठी जी हैं। दीपक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम दीपक है सर। मेरे पास पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर थे जो कि 60 रुपीज 15 पैसे पे हैं और अभी ये माइनस में चल रहा है और इसको मैंने काफी दिन पहले लिया था जब रवि सर ने रिकमेंड किया था। सर मैं इस पे फीडबैक जानना चाह रहा हूँ विपुल सर का, सॉरी अंशु सर का। या सर, वैसे आप नजरिया आपका क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट मैं जानना चाह रहा था कि काफी दिन हो गए माइनस में जा रहा है। पैसे लगाए, बिल्कुल जानने का हक है आपको और जानना भी चाहिए। अब तो खैर रिकवरी मोड में है, जितनी आप पिटाई इसकी देख चुके हैं, 60 पे लेकर के आपने नीचे के काफ़ी लेवल देखे। अब सर पहुंचते पहुंचते अब
जो है इनकी खरीद से अब महज 6 रुपये की दूरी रह गई है। 54 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है और आज काफ़ी शानदार मूव है पंजाब एंड सिंध बैंक में। 6% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर में आती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ एग्जिट लेना चाहिए, होल्ड कर सकते हैं ये, पर होल्ड करना चाहिए या नहीं ये आपसे जानना चाहेंगे। और शानदार रिकवरी है, लेकिन ऊपर की खरीद थी इनकी थोड़ी। देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक में वीकली चार्ट पे अगर देखूं तो 400 हफ्ते हो गए एक बेस बनाते हुए। कब पूरी तरीके से राउंड करके कंप्लीट कर चुका है, हैंडल के लिए ये नीचे आया है। अगर ये आगे चलते हुए 46 का लेवल नहीं तोड़ता है, उम्मीद थोड़ी कम है कि तोड़ेगा, बट अगर 46 टूटता है तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर नहीं तोड़ता है तो धीरे धीरे करके ये वापस से 70 रुपए जाएगा, जहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा। 70 के ऊपर अगर ब्रेकआउट लेता है तो ऑलमोस्ट तब मिला के 450 वीक्स हो जाएंगे। तो अगर 420 425 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में आप मान के चलिए कि प्राइस कम से कम डबल होगी। तो मेरे ख्याल से आप नजरिया 1.5-2 साल का करके 46 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए। बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में एग्जिट कर लेंगे। अच्छा पैटर्न बिल्ड हो रहा है, लो रिस्क एंट्री है, बल्कि अगर कहीं भी 52-52 रुपए के आसपास मिल जाता है तो एक बार एवरेज और कर लीजिए तो आपकी एवरेज 57 आ जाएगी और 46 के स्टॉप लॉस के साथ आराम से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आपके थोड़ा सा धैर्य और दिखाइए, बने रहिए आप, और जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ 70 रुपये तक के टारगेट, और ज़्यादा होल्ड करते हैं तो फिर जो है और ऊपर के स्तर जो है आपको डबल यहाँ से होता हुआ भाव भी देखने को मिल सकता है। इस बीच एक और बैंक पे बात कर लेते हैं। राजेश जाट जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर और अंशु सर। नमस्कार आपको भी। यस बैंक में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस बताने का कष्ट करें, क्या ये सही रणनीति होगी। यस बैंक पे प्रश्न है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है यस बैंक में वो 21 रुपये के आसपास का है। 1.5 रुपये के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 3-4% चला है। फ्रेश एंट्री के लिए शायद इनको लग रहा होगा छोटा टिकट साइज़ है तो एंट्री क्या ली जा सकती है सर अभी यस बैंक? देखिए घाटे वाली दुकान में पैसा मैं नहीं लगाता हूं, लेकिन आपको लगाना है तो यस बैंक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिलहाल रिवर्सल वाला लग रहा है। 21 रुपए 20 पैसे के ऊपर टिकता है तो फिर 24 और 27 दो लेवल आपको मिल सकते हैं। बट अगेन मैं घाटे वाली दुकान में सौदा नहीं करता। एचडीएफसी बैंक इसमें 72 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है तो ऑब्वियसली मेरी लिस्ट में एचडीएफसी बैंक एनी डे यहाँ पे तेजी दिख रही है 2050 तक की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन छोटे और मतलब स्पेकुलेटिव काउंटर से दूर रहिए। एज एन रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा पैसा सेफ साइड लगाना सीखिए। एचडीएफसी बैंक में लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। चलिए, इस बीच अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ शर्मा जी। शर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी, कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप, नवाबों का शहर है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर एनटीपीसी पे 50 शेयर हैं। हाँ। 399 के एवरेज पे कर रखा था। अच्छा। अक्टूबर से सर होल्ड कर रहे हैं और अभी इसमें लॉस नहीं है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही तो है। सर एवरेज करें अभी या कि होल्ड करें इसको? चलिए, दिसंबर आ गया है, 3 महीने हो गए आपको होल्ड करते हुए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 399 पे लिया था और वही ऐसा समय था जब बाज़ार का सेंटिमेंट जो है ख़राब होता हुआ दिखाई दिया था। एक महीने में करीब 7-7.25% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर क्या सलाह रहेगी? जहाँ पे लिया वहीं से बिकवाली चालू हुई और अब रिकवरी के बावजूद 372 के आसपास का है, लेकिन इन्होंने ख़रीदा हुआ है 399 पे। एवरेज भी करना चाह रहे हैं ये, क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह रहेगी आपकी एनटीपीसी को लेकर के? देखिए मेरे हिसाब से पुल बैक आ रहा है। 357 का सपोर्ट होल्ड हुआ है, ऊपर में 383 और अगर स्ट्रेच करता है तो 396 तक पुल बैक आ सकता है। प्री बजट निर्मला सीतारमन वाली रैली स्टार्ट हुई है पीएसयू में। इस रैली को यूज करके अगर पुराना कहीं भी फंसा हुआ माल है, जितना लॉस कम हो रहा हो रैली में उसको कम करके एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक्स वापस से नए लो बनाएंगे। जैसे ही बजट की रैली खत्म होगी डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट होगी और 309 रुपए तक एनटीपीसी नीचे आएगा। तो रैली में 383 395 ये जोन आती है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा एनटीपीसी पर निकल करके आ रही है। तो बात चल रही है पावर पे। रेणु सिंघल जी का सवाल है
और उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। दो पावर कंपनियां जो है सामने आ गई हैं। एक है आइनॉक्स विंड, जिसमें कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा है सुजलॉन एनर्जी। पहले ज़रा आइनॉक्स विंड पे बात करते हैं। कल यहाँ पर कुछ एक खबर निकल करके आई थी कि शायद अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी में जो है ये हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। हाँ, अलिंटो विंड में पूरा हिस्सा कंपनी जो है वो बेचेगी। नानी विरानी विंड एनर्जी को ये हिस्सा बेचा जाएगा, और आपको बता दें 1 लाख शेयर महज 1 लाख रुपए में बेचे जाएंगे, और ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, जैसे कंपनी अपने जो है कामकाज में वो जो है पूरा फोकस कर सके। हालांकि ये खबर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई थी, आइनॉक्स विंड से नहीं। सर, क्या सलाह रहेगी आइनॉक्स विंड को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो इसमें भी हाल फिलहाल में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आज 0.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर है, लेकिन पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में 5-6% के आसपास चला है ये। आपकी टिप्पणी क्या होगी आइनॉक्स विंड को लेकर के 204-205 के आसपास चलता हुआ? देखिए, क्वार्टरली वीवैप पे आके कल भी रिजेक्ट किया, परसों भी किया और आज भी किया, लेकिन रिजेक्शन में उतना वॉल्यूम या स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अप्रोच करते समय थी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं हो रही है। किसी तरह का बड़ा कोई प्लेयर माल नहीं बेच रहा है, बट जब तक 210 212 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है मोमेंटम नहीं बनेगा। तो अगले एक हफ्ते वॉच कीजिए, अगर 212 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा 234 के आसपास एग्जिट करने का। लेकिन अगर एक आध हफ्ते में नहीं निकालता है तो फिर ये अपने वजन से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तब एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए अपडेटेड स्टॉप लॉस 196 का लगा लीजिए, और उम्मीद रखिए कि एक आध हफ्ते में अगर ये निकाल लेता है 212 की रेंज तो फिर 234 तक आ जाएगा। ठीक। रेणु सिंघल जी का जो अगला सवाल था सर, वो सुजलॉन को लेकर के था। इन दोनों में ये 6 महीने का नज़रिया जानना चाह रही हैं, और सुजलॉन क्या अभी फ्रेश बाइंग के लिए भी तैयार हो रहा है क्या? आज 0.25% ऊपर, और जो इसका जो रुकावट का लेवल था उसके काफ़ी नज़दीक पहुंचता हुआ 68 के आसपास। क्या सलाह रहेगी आपकी? 67-86 का प्राइस देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले ये जब सपोर्ट ले रहा था तब 65 तोड़ने तैयार नहीं था, जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो 65 तोड़ने नहीं तैयार था। अब वापस 65 पे आके उसी के आसपास सस्टेन कर रहा है, और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज भी है। जब 65 जब पुल बैक ले रहा था तब भी मैंने बताया था कि वॉल्यूम कम है इस पुल बैक में, तो फिलहाल एग्जिट करने की जगह नीचे में कहीं स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो ट्रिगर नहीं हुआ है। फ्रेश बाइंग की बहुत अच्छी कोई सलाह मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बट जिनके पास है, पुराना फंसा है या नया लिया है, जो भी है आपके पास पोजीशन, अब अपडेटेड स्टॉप लॉस 61.5 का आता है। 61.5 के नीचे स्टॉक में 50 रुपए 60 पैसे तक की डाउन मूव आएगी इनिशियली। तो आपके पास जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें ये स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर आप फ्रेश लॉन्ग ले रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस यही आएगा। इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा, जब तक इसके ऊपर है शायद ये कंसोलिडेशन, लंबे कंसोलिडेशन में चला जाए। ये जिनके पास 75 के ऊपर पड़े हुए हैं क्या करें? क्योंकि कई सारे सवाल हैं, 78, 79, 81 इस तरह के। क्या अभी वो धैर्य दिखाएं, पेशेंस दिखाएं, अभी बने रहें? और देखिए, बने रहना चाहिए, 62 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वार्टरली वीवैप निकाल लेता है 69 के ऊपर तो ये पुल बैक 72.5 तक एक्सटेंड करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल टाइम देना चाहिए। और अभी तक आपने अगर इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और सही। चलिए, इस बीच जो है अतुल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। जोशी जी को नमस्कार। ओहो, जोशी से संपर्क टूट गया हमारा। कोई बात नहीं, जोशी जी ने सवाल हमें भेज दिया है तो सवाल तो उनका हम डिस्कस करते ही हैं, और इस दौरान उनसे संपर्क हो गया तो थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। आरबीएल बैंक, आज बैंकों पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और आज से ही मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो है बैठक भी शुरू हो गई है। शुक्रवार को नतीजे आएंगे। आरबीएल बैंक पे इनका प्रश्न है, 600 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने खरीदे हुए हैं 178 रुपये पे। 10 रुपये इनकी खरीद से दूर है। आज शेयर में मोमेंटम है, करीब 4.25% की तेज़ी आरबीएल बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। सर, 10 रुपये अभी भी इनकी खरीद से दूर रह गया है। क्या सलाह रहेगी आपकी? पिटाई काफ़ी अच्छी खासी हुई है, 6 महीने में करीब 24-25% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन चलिए, अतुल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अतुल जी नमस्ते। फिर से कनेक्शन टूट गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, हो सकता है नेटवर्क वहाँ ना आ रहा हो। सवाल उनका ले लेते हैं जी। अंशुल जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे आरबीएल बैंक पे। देखिए, आरबीएल बैंक कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, फिलहाल पुल बैक दे रहा है जो क्वार्टरली वीवैप तक जा सकता है ऊपर में 175 176, वहां पे आके एक बार रिव्यू करना पड़ेगा।
स्टॉक एक्सटेंड करता है नहीं। जनरली खराब न्यूज जब चलो मतलब न्यूज पूरी बाहर आ जाती है तो एक पुल बैक आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि खराब न्यूज के प्रोसेस में सभी लोग निकल चुके रहते हैं। तो उस लिहाज से आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े समय होल्ड कीजिए स्टॉक को। हो सकता है कि ये स्टॉक एक्सटेंड करे, अपना गैप फिल करने 199 रुपीज तक जाए, तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए, इस बीच एक और दर्शक का प्रश्न जो है वो प्रश्न का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है, इनका नाम मैं ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड जरा, सवाल थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। हाँ, इनका प्रश्न अभिषेक राय जी का है। कह रहे हैं अभिषेक जी सर कि लगता है सवाल पूछने बनारस ही जाना पड़ेगा, बिकॉज विपुल जी तो सवाल लेने से रहे। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, बनारस जाने हम आपको देंगे नहीं। जाइए तो कम से कम गंगा स्नान के लिए जाइए, सवाल पूछने के लिए अंशुल जी यहाँ मौजूद हैं। MCX पर इनका सवाल है, और सवाल 3-4 आपने पूछ लिए हैं, तो 3-4 सवालों के उत्तर तो नहीं सर, लेकिन MCX पर उत्तर दिलवा देते हैं। MCX इन्होंने लिया है 6240 पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो MCX अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 6274 का है, 6240 की इनकी खरीद है। तो लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। नज़रिया हमें पता नहीं है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभिषेक जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर MCX को लेकर के? देखिए, एमसीएक्स में वीकनेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 14 हफ्ते में 90% स्टॉक चला था, 3600 रुपए से ऑलमोस्ट 90% चला था। तो अब ये लंबे कंसोलिडेशन में चला गया है। मेजर सपोर्ट इसमें 5880 का है, यही अपडेटेड स्टॉप लॉस होगा सारी लॉन्ग पोजीशंस पे। फ्रेश बाइंग के लिहाज से अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स 5880 का स्टॉप लॉस लगा लें, इसके नीचे एग्जिट कर लें। अगर ये स्टॉक चला तो फिर एक बार आपको शायद 7400 दे देगा, बट उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, क्योंकि ये साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शकों ने जो है धनराशि जो है मनी 9 को भेजी हुई है। एक साथ 2-3 प्रश्नों के उत्तर जरा फटाफट ले लेते हैं, और विनीता जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। विनीता जैन जी जानना चाह रही हैं, सर प्लीज़ चंबल फर्टिलाइज़र और एजिस लॉजिस्टिक्स पे शॉर्ट टर्म व्यू बता दीजिए। चंबल फर्टिलाइज़र सर, ये क्या केमिकल फर्टिलाइज़र में दोबारा एक रिकवरी आती हुई जो दिखाई दे रही है, क्या करें इसमें? फ्रेश एंट्री बनती है क्या सर? आज 2-2.25% ऊपर है चंबल फर्टिलाइज़र का शेयर, और बार बार कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस करने की। 574 रुपये का इसका 52 वीक हाई है, और 538 का आज का इंट्राडे हाई है। क्या इस रैली में ये 52 वीक हाई निकल पाएगा, क्रॉस कर पाएगा? देखिए, पिछले हफ्ते से मनी 9 के शो पे मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि प्री बजट रैली में अगर आपको वीकनेस प्ले करनी है, केवल बाउंस बैक, तो आप पीएसयू, रेलवे और इनमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो आपको फर्टिलाइजर सेक्टर और पेपर सेक्टर में आना चाहिए। पेपर में ऑलरेडी पतंजलि पेपर जो टॉप पिक था हमारा, वो 50% 4 दिन में चल गया है। चंबल फर्टिलाइजर हम 460 से डिस्कस करते आ रहे हैं, 536 ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। चंबल फर्टिलाइजर बार बार 536 540 की जोन से फिसल जा रहा था और नीचे 460 तक जा रहा था। वापस से अटेम्प्ट लेने आया है। इस बार अगर 540 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 625 रुपए तक का टारगेट आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ बाई करूंगा? मैं यहाँ बाई नहीं करूंगा। मैं 2-3 दिन इसको देखूंगा, 540 के ऊपर सस्टेन कर ले, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, उसके बाद मैं प्री बजट रैली में स्टॉक को बाई करना पसंद करूंगा। 625 रुपए तक आ सकता है बजट तक। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ हरप्रीत कौर जी हैं, फ़ोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसी हैं मैम? सर मैंने ये, हाँ जी में, हाँ जी मैम, आवाज़ आपकी बहुत धीमी आ रही है। हाँ जी, ये राणा शुगर के सर मैंने शेयर लिए हुए हैं 24 रुपीज के भाव से, जी 5000। अब ये मैं इनको होल्ड करूं या एक्यूमुलेट करूं या सेल कर दूं, किसी और में चली जाऊं? 24 पे लिए आपने? राइट। ठीक। बीच में हमने देखा कि कुछ एक शुगर शेयरों में अच्छी रैली रही, जैसे बलरामपुर चीनी मोमेंटम दिखाता हुआ कल दिखाई दे रहा था। हालांकि आज थोड़ी सुस्ती है, 3-3.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। राणा शुगर सर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, क्या करें? 4 रुपये का नुकसान है। 4 रुपये क्वांटी इनके पास ठीक ठाक है। 5000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, तो करीब करीब 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है इनको। क्या सजेशन रहेगा आपका? राणा शुगर में क्या अभी होल्ड किया जा सकता है, या फिर हाल फिलहाल के लिए एक बार लॉस बुक कर लें?
देखिए, आपको होल्ड करना चाहिए। आपको आपका भाव तो मिल जाएगा, लेकिन भाव के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा इसके मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। पुल बैक में, प्री बजट रैली में शुगर कुछ ना कुछ चलना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल और इन सारी चीजों के लिए कुछ तो अच्छी खबर आएगी, क्योंकि 2 साल से कोई भी खबर आई नहीं है। और ना भी आए तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन में स्टॉक्स चल जाएंगे, भले फिर डिसअपॉइंटमेंट में वापस गिर जाए। बट 24 तक ये स्टॉक एक बार पुल बैक दे सकता है। वहां पे या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, और अगर मौका ना मिले सवाल पूछने का तो एग्जिट कर लीजिएगा। हम्म। चलिए, तो ये रहा है आपके लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है हमारे साथ अगले दर्शक रमाशंकर जी हैं। रमाशंकर जी को नमस्कार। नमस्कार अंशुल जी, कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया सर। और विपुल सर, अंशुल सर को भी नमस्कार बोल दीजिएगा हमारा। हाँ, अंशुल सर जी नमस्कार आपका स्वीकार कर लिए हैं, और अपनी मतलब जो है आपके नमस्कार को ये स्वीकार। हमारे फेवरेट हैं, इनके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान थे। चलो आज फिर कॉल लग गई, अच्छी बात। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो नोएडा में बैठती है उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बिल्कुल बताइए सर, क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, और सवाल परेशान मत सर हुआ दो है। करिए। एक तो अंशुल सर ने बजाज फाइनेंस के लिए रिकमेंड किया था, वो मैंने ले लिया है, प्रॉफिट अच्छा। भी हो रही है। लेकिन 400, एक तो 26 पे लिया है मैंने, जी। और आगे क्या करना है, कब तक क्या रखना है, वो थोड़ा सा एडवाइस चाहिए। प्लस रिलायंस में एंट्री कब करनी है? रिलायंस में एंट्री कब करनी है, और ये जो आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया और दूसरा जो रिलायंस जी। का जिक्र कर रहे हैं, क्या सोच के लिया है, कब तक मतलब नजरिया लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, क्या सोचा है आपने। बजाज वाला तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, बजाज वाला थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है। रिलायंस के लिए अगर प्लान सर बताएंगे तो देख लेंगे। बहुत चलिए। लॉन्ग टर्म तो नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। अम्बेडकर नगर नहीं उत्तर तो फिर प्रदेश। कोई और चूज करेंगे। सर का एडवाइस कोई बीच में आ जाएगा लोगों के लिए, तो उसके हिसाब से फिर किसी दिन हाँ पूछ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चुन चुन के पे नजर रखिए, आखिर में आएगा। सर क्या सलाह रहेगी, बजाज हाउसिंग पे तो लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं, 26 पे लिया, 39 का भाव है, 13 रुपये इनको यहाँ पे बन रहे हैं। रिलायंस में कब एंट्री करें ये जानना चाह रहे हैं, और बहुत लंबा नजरिया नहीं है इनका रिलायंस पे। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपका नजरिया 1 साल से कम का है तो आपको 145, 145 से 150 के बीच के प्राइस मिलेंगे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन नजरिया मेरे ख्याल से कम 5 साल का कर देना चाहिए। 25% से ग्रो होने वाली कंपनियां बहुत कम आपको मिलती हैं बाजार में। एवरेज ग्रोथ 3-4% आती है। कोई भी कंपनी 25% से अगर ग्रो कर रही है, जब तक ग्रो कर रही है एटलीस्ट तब तक आप उसके साथ बने रहिए। तो अगले 2-3 साल तो कम से कम इसके साथ बने रहना चाहिए। फिर भले अगर ग्रोथ कम होती गई तो हम धीरे धीरे पील ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल वो ग्रोथ कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही है। बहुत पहले ही बहुत कम कंपनी होती है जिनमें इतनी ग्रोथ होती है। अगर मिली है वो कंपनी तो उसको पकड़ के बैठना चाहिए। दूसरा, रिलायंस में 1260 रुपए में बता रहा था कि आपको रिलायंस एकदम रख के बैठ जाना चाहिए। 26 महीने का बेस रीटेस्ट हुआ है, मंथली पे हैमर बना है। जैसे ही मंथली के हैमर 1342 के हाई के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1.5 से 2 साल का नजरिया लगा के अगर रिलायंस बाई करते हैं तो हाई लाइकली है कि 3 साल में, मुकेश अंबानी ने कहा है कि अपनी मार्केट कैप और मार्केट कैप सॉरी आप 3 साल में अपने बिजनेस को डबल कर लेंगे। तो अगर बिजनेस डबल होता है तो मार्केट कैप भी डबल से ज्यादा ही होगा। मगर पेसिमिस्टिकली भी पकड़े तो डबल हो जाएगा। उस हिसाब से 3 साल में इसका टारगेट कहीं भी 2400, 2450 रुपए आराम से बनता है। ठीक है, तो ये दोनों पे ही आपको राय मिल गई है यहाँ पर। और इस बीच जीत सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। और सिंह साहब लिख रहे हैं कि सर बिग फैन मनी 9। थैंक यू सर, धन्यवाद, आप लोग मनी 9 के कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि टोटल लॉस जो है मेरा 1.5 लाख रुपए का है अभी। चलिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। अब प्रश्न इन्होंने 3-4 भेजे हुए हैं, सारे तो नहीं, पर कुछ एक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 3 शेयरों को डिस्कस कर लेते हैं। एक है IRFC जो कि इन्होंने 250 पे लेके रखा हुआ है। दूसरा है टीटागढ़ जो कि 1554 पे लेके रखा है। और तीसरा है कोचिन शिपयार्ड जो कि इन्होंने 2572 पे लेके रखा है। शुरुआत IRFC के साथ करते हैं। रेलवे शेयरों पे थोड़ी बात कर ली जाए, आज बात हुई भी नहीं है। तो 200 शेयर हैं इनके पास जो कि इन्होंने 250 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 151 रुपये का, और ऑलमोस्ट आपकी खरीद से तो आधा है, लगभग 100 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है IRFC के अंदर। सर IRFC से ही शुरुआत करते हैं, कैसे देख रहे हैं? आज 2% की तेज़ी, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा दूरी है। बिल्कुल पीक पर जाकर के इन्होंने लग रहा है ख़रीदा हुआ है। और ये 250 का लेवल मुझे याद नहीं आ रहा, ये कब देखने को मिला सर 250? देखिए सर, इसका ऑल टाइम हाई बना है 226 रुपए 87 पैसे।
15 जुलाई को, वही बजट के दिन, बजट के आसपास, तो 250 226 रुपए 87 पैसे का ये ऑल मुझे टाइम लगता हाई है है। शायद ये इन्होंने इसे लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हाँ, चलिए इनको लॉस हो रहा है ठीक ठाक। तो IRFC पे बाकी जो दर्शक भी हमारे काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो पहले IRFC से शुरुआत करते हैं। जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए, फिलहाल प्री बजट रैली स्टार्ट हुई है इन सारे काउंटर्स में। अगर 2-4 दिन में फिजल आउट नहीं होती है तो फिर IRFC थोड़ा सा डीपर पुल बैक देगा 165 175 की रेंज में, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। भाव तो आपको नहीं मिल रहा 4-5 साल, क्योंकि पिछले जितने बाइंग क्लाइमेक्स के स्टॉक्स हैं, 2018 वालों ने अभी अपने ऑल टाइम हाई रिक्लेम नहीं किए हैं, तो 2024 वालों के लिए तो आप पकड़ के चलो कि 6 साल तो अभी कहीं नहीं आ रहा है। तो मतलब आउट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, कोई एक आधा स्टॉक आ जाए तो अलग बात है, बट आउट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस में 2010 से बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ। 6 साल के पहले तो किसी ने ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है, और अगर किया भी है 6 साल बाद, तो उनने जिनके बिजनेसेस बहुत स्ट्रांगली रिकवर किए हैं। तो फिलहाल इनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 175 के आसपास, 165 175 की रेंज में एग्जिट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब सेलिंग आएगी तो 116 और 90 रुपए, ये दो टारगेट दिख रहे हैं। दूसरी कंपनी है टीटागढ़ को लेकर के इनका सवाल है। 1554 पे लिए हुए हैं, 183 शेयर इनके पास हैं, और यहाँ पर भी इनको करीब 300 रुपये के आसपास का नुकसान पर शेयर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे शेयर ही इन्होंने लगभग पीक के आसपास ही लिए हैं। 1800 की पीक बनाई थी, 1860 1870 के बीच में, 1896 के आसपास का। 1500 की खरीद है, 1200 का भाव है। यहाँ पर भी रिकवरी जो है अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, फिलहाल के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स में प्री बजट रैली स्टार्ट हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी ये स्टॉक्स अगर ये पूरा वीक झेल गए, तो ये रैली दिसंबर एंड तक और बल्कि जनवरी फर्स्ट वीक तक स्पिल ओवर होगी। तो अब इतना पिटने तक आप अगर होल्ड किए हैं, तो फिर अब थोड़ा सा बढ़ने पे जल्दी क्यों कर रहे हैं एग्जिट करने का? पहले पुल बैक्स में अगर आप नहीं निकले, तो अभी एक डीपर पुल बैक आ रहा है, क्योंकि पूरी फॉल में छोटे छोटे पुल बैक के साथ गिरा है, और बजट साथ में सामने खड़ा है, तो वो एक एडिशनल मोमेंटम दे रहा है। तो थोड़ा सा आप दिसंबर एंड तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, फिर दिसंबर एंड में रिव्यू करेंगे क्या करना है इनके। दिसंबर एंड में रिव्यू करेंगे। कोचिन सर, कोचिन में बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही, अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पर भी इनको लॉस तो काफ़ी बड़ा ही है। कोचिन का इन्होंने 2572 पे लिया हुआ है, 1600-1700 के आसपास, 1700 के आसपास का भाव अब कोचिन में आ चुका है। क्या करें अभी? ये रिकवरी कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, 1628 के ऊपर आके क्लोज किया है स्टॉक ने, डबल बॉटम बनाया है, जिसका टारगेट 1940 रुपए आता है। तो 1940 तक पुल बैक कर लेगा, 1940 के ऊपर आई डाउट किए जाएगा, तो 1940 के आसपास या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच संदीप मेहता जी कह रहे हैं, प्रणाम सर, पार ड्रग और केमिकल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, बॉट ऑन अंशुल सर्स गाइडेंस। तो ये पार ड्रग आपकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने खरीदे हुए थे। अब ये इन्होंने नहीं बताया है कि किस भाव पर लिए, क्या नज़रिया इनका है, बाद में लिए, पहले लिए, उसी दिन लिए जब रिकमेंडेशन आई थी। आज बुरी तरीके से टूटा, 16% नीचे जो है। कोई खबर है क्या सर यहाँ पर पार ड्रग को लेकर के? आज तेज़ गिरावट है कंपनी के शेयर के अंदर, आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं भाव बता देता हूँ। आप या तो अगर प्रीएम्प्टिव लिए होंगे तो 275 280 के आसपास लिए होंगे, ब्रेकआउट लिए होंगे तो 306 पे लिए होंगे। दोनों में मंडे के शो पे जब हम लाइव थे और स्टॉक में अपर सर्किट लगा था, तब भी बार बार मैं कह रहा था कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करके एग्जिट कीजिए। मेरी सलाह पे ले रहे हैं तो मेरी सलाह पे स्टॉप लॉस भी मानिए, और जब मैं एग्जिट बोल रहा हूँ तब भी मानिए। उसको ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके होल्ड मत किया कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप में फटाफट आपको अपनी एंट्री करना और फटाफट एग्जिट भी करना है। ये वो जगह नहीं है, लाइन ऑफ फायर होती है, अगर आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो गोली लगेगी आपको। वही हुआ, अपर सर्किट में स्टॉक गया, अगर आप बुक नहीं किए तो नेक्स्ट डे से पिटना चालू हुआ। दूसरा, स्टॉक में शायद कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी सेबी की वो रिपोर्ट में कुछ आया है, सेबी भी इसमें जांच करेगी। तो कॉर्पोरेट एक्शन की खराब न्यूज है, तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट से इसको फिलहाल के लिए हटा दिया है, क्योंकि जिसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली न्यूज आती है, मैं उन स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मंडे लाइव शो में प्रॉफिट बुक कराया था, अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार के लिए बाउंस बैक में कहीं भी 272 आता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है सर।
चलिए अनित्य कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। अनित्य जी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे पास सर मिष्ठान फूड के 21,000 शेयर हैं, 16 आप किस- रुपये 50 पैसे के भाव पे। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? मिष्ठान फूड। मिष्ठान फूड के 21,000 शेयर आपने ले लिए हैं और 16 रुपये 60 पैसे पे खरीदारी है आपकी। जी सर। अच्छा अच्छा, तो कोई खास वजह है इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी करने के पीछे? सर इसके सर फंडामेंटल अच्छे थे कंपनी अच्छा। के, और सर कंपनी छोटी है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है सर। 16.60 पे 100 करोड़ हर क्वार्टर। ठीक, 16.60 पे आपने लिया है, 14.85 का भाव है, 2 रुपये का लॉस पर शेयर हो रहा है, यानी करीब करीब 42,000 रुपये के फिलहाल नुकसान में आप अभी हैं। नतीजे आए थे, नतीजे ठीक रहे, बिल्कुल आपने सही कहा, करीब 21-22% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा था। सर अभी क्या करना चाहिए? इसमें 14 रुपये 85 पैसे का लेवल है, आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी है और इन्होंने बिल्कुल जो है पीक पर जा कर के लिया है। 26 रुपये 36 पैसे का हाई है और इसका नहीं, पीक पे तो नहीं, 16 रुपये पे लिया है इन्होंने। अभी क्या करना चाहिए सर मिष्ठान के अंदर? देखिए, हमारी टीम में श्रीवास्तव जी हैं, उनको पेनी स्टॉक्स बड़े पसंद है और अच्छे अच्छे आइडेंटिफाई करते हैं। लॉयड मेटल में 50 पैसे में आइडेंटिफाई किया था, वहां से 50 रुपए तक गया था स्टॉक। दूसरा मिष्ठान फूड आइडेंटिफाई किया था 9 साढ़े 9 रुपए में, जहां से हमने 24-25 रुपए तक इसको प्ले किया था। 26 रुपए में जाके इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हो गया था, तो वहां से हमने स्टॉक को छोड़ दिया था, क्योंकि ब्लाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50% से ज्यादा स्टॉक करेक्ट होता है। 13 रुपए टेस्ट कर चुका है, अब रिवर्स कर रहा है, तो उनकी लिस्ट में वापस आया है। सैटरडे को हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टॉक को, ऊपर में कहीं भी 16.5 तक आते हुए दिख रहा है, और जब 16.5 के ऊपर सस्टेन करेगा तो स्ट्रक्चरली वापस रिवर्स करेगा स्टॉक और वापस से 24 साढ़े 24 के लेवल मिलेंगे। बट इस पूरे प्रोसेस में आपको शायद 1-1.5 साल का समय लग जाएगा। इतना पेशेंस अगर आपके पास है तो आपको 24 मिलेगा, नहीं है तो 16.5 पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। धैर्य दिखाना होगा आपको सर, ये सलाह फिलहाल के लिए आपके लिए निकल करके आ रही है, तो धैर्य आप दिखाइए। रीना जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही सर प्लीज़ अंशुर सर से राय दिलवा दीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर बाइंग है 63 रुपये की। तो जितने लोग जो पीएसयू बैंकों में फंसे हुए थे, आज और भी बहुत सारे सवाल हैं पीएसयू बैंकों को लेकर के, आज सबके सवाल आ रहे हैं। हालांकि अब सारे सवालों को ले पाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स के हम कोशिश करते हैं कि सवाल जो है वो आते रहें बीच बीच में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 58 रुपये 73 पैसे पे लिए हुए, 3% ऊपर आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर ट्रेड करता हुआ। इन्होंने जो खरीदारी की है वो 63 रुपये पे की है, तो 4-5 रुपये अब दूर रह गया है इनके खरीद के भाव से। क्या सलाह रहेगी सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, प्री बजट रैली में आपको आपके टारगेट तो आपके बाई प्राइस तो मिलने की चांसेस हाई हैं, बट उसके ऊपर एक्सटेंशन मिलेगा इसमें मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। प्री बजट रैली इन सारे काउंटर्स में डेवलप हो रही है, जिनको वीकनेस प्ले करनी है बाउंस बैक की, वो प्ले कर सकते हैं। 8-10% की अपसाइड मिलेगी यहाँ से, बट फिर उतनी ही जल्दी आप एग्जिट भी कर लीजिएगा, और अगर स्टॉप लॉस कटता है तो भी एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि बजट जहां निकला इन स्टॉक्स की वापस से पिटाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सही समय पर एग्ज़िट करना जो है, वो रणनीति जो है वो आपको यहाँ पर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, इरिडा के ऊपर इनका प्रश्न है। इरिडा पे पहले भी सर आपसे काफ़ी बातचीत हो चुकी है, अभी क्या करना चाहिए सर? ये जो धीरे धीरे करके इसमें रिकवरी आ रही है और 212 के लेवल पे आज अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज इंटरडे में 213.40 का इसने हाई लगाया। ये रिकवरी कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, और क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी कोई गुंजाइश बन रही है? अभी क्या सजेशन रहेगा आपका इरिडा को लेकर के? देखिए, नजरिए की बात है। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो एडा आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 200-180 की जोन में बाई करके फ्रेश बाइंग यहाँ भी करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग का है तो फिर अभी एडा में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं बना हुआ है कि ट्रेडिंग की जा सके। अगर ये स्टॉक 215-218 निकालता है तो फिर जरूर डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा और 260 तक के टारगेट बनेंगे। तो वैसे भी इन काउंटर्स में ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्लो रहता है। तो फिर भी अगर ट्रेडिंग करना है तो 18 निकलने पे 260 तक के लिए लॉन्ग प्ले कीजिएगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ देंगे तो 400 के ऊपर के प्राइजेस मिल जाएंगे।